Assalamualaikum warahmatullahi. Now we start the last topic of ANS. That is ANS. Last topic of ANS. After the ANS का last topic है वो है adrenergic antagonist. Adrenergic agonist हम discuss कर चुके हैं पहले. Now the last topic is adrenergic antagonist. What are adrenergic antagonists? Drugs inhibit the action of catecholamines. Catecholamines कौन से आपके पास? नॉरएपिनेफ्रिन. जो वो तमाम ड्रग, वो तमाम एजेंट जो इनहिबिट करते हैं एक्शन ऑफ कैटेकोलामीन्स, जिसमें आपके पास आ जाते हैं एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन, उनके एडिनर्जिक रिसेप्टर साइट्स के ऊपर, एडिनर्जिक रिसेप्टर साइट्स के ऊपर, एट द एडिनर्जिक रिसेप्टर साइट्स. Drugs that inhibit the action of catecholamines at the adrenergic receptors sites are called adrenergic antagonists. वो तमाम एजेंट जो कि कैटेकोलामीन्स के एक्शन को इनहिबिट करते हैं उनके अपनी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की साइट्स के ऊपर, वो आपके पास क्या कहलाते हैं? एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट और सिंथेटोलाइटिक्स. दैट इज आपके पास जो सिंथेटिक एक्टिविटी को ब्रेक करते हैं वो आपके पास सिंथेटोलाइटिक ड्रग्स हैं. These drugs act by competitive antagonists. आपके पास आपके बेसिकली जो ड्रग्स हैं ये कैसे एक्ट करती हैं? कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के तौर पर एक्ट करती हैं. मीन्स ये कॉम्पीट करती हैं नॉरएपिनेफ्रिन से या एपिनेफ्रिन से एट अल्फा और बीटा रिसेप्टर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर साइट्स. कि आपके पास बेसिकली कॉम्पिटिटिव टाइप के एंटागोनिस्ट होते हैं. कि कौन सी टाइप है एंटागोनिस्ट की? कॉम्पिटिटिव टाइप एंटागोनिस्ट के. कंपटीशन किससे होगा? बेसिकली एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर से कॉम्पीट करती हैं ड्रग्स एट द अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर साइट्स. Basically, these drugs are divided into alpha adrenergic blockers and beta adrenergic blockers. लास्ट से हमने डायग्राम डिस्कस की थी और इसमें मैंने आपको बताया था दिस डायग्राम इज समरी ऑफ एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट. तो हम इसमें से एंटागोनिस्ट का इफेक्ट चेक करें. इस डायग्राम को आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको मैकेनिज्म्स तक याद हो जाएंगे. इन शॉर्ट मैकेनिज्म्स समझ में आ जाएंगे. जैसे हमारे पास ये जो माइनस की साइंस शो कर रही है, इस डायग्राम में जो माइनस साइन शो कर रहा है वो क्या शो कर रहा है? कि दीज ड्रग्स आर एंटागोनिस्ट एट दीज रिसेप्टर साइट्स. ये एंटागोनिज्म शो करता है. माइनस साइन इज द इंडिकेटर ऑफ एंटागोनिज्म एंड प्लस साइन इज द इंडिकेटर ऑफ एगोनिज्म. नाउ एंटागोनिज्म में बेसिकली आपके पास अब आप ये देख सकते हैं कि फेनॉक्सीबेंजामीन एंड फेंटोलामीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्फा 2 रिसेप्टर एंड अल्फा 1 रिसेप्टर बोथ पे इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, एंटागोनाइजिंग इफेक्ट दे रहा है. मीन दैट these two drugs are non-selective. That is, these two drugs are non-selective. That is why they are producing effect on two receptor sites, अल्फा 2 एंड अल्फा 1. अल्फा 1 एंड अल्फा 2 बोथ पे इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है. दैट इज वाई ये नॉन सेलेक्टिव है और आपके पास दोनों रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर रहा है. लेकिन क्योंकि अल्फा 2 रिसेप्टर्स आपके पास क्या होते हैं? नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल में होते हैं. क्या होते हैं? नेगेटिव फीडबैक. इनको जब आपके पास एगोनिस्ट बाइंड करता है तो ये आपके पास नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज को क्या कर देते हैं? इनहिबिट करते हैं. लेकिन जब आपके पास में एंटागोनिस्ट बाइंड करता है तो यहाँ पे आपके पास नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज को इन्हांस कर देते हैं. क्योंकि आपके पास एंटागोनिस्ट जब बाइंड करेगा तो इनका नेगेटिव इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, नेगेटिव लूप जो है वो इनका ख़त्म हो जाएगा और एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन इजीली जो है वो आपके पास साइनेप्टिक लेफ्ट में रिलीज हो जाएगा. अच्छा, फेनॉक्सीबेंजामीन एंड फेंटोलामीन जब अल्फा 1 रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तो ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे. इनहिबिट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स. These drugs inhibit the contraction of smooth muscle. और अल्फा 1 रिसेप्टर्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? जो frequently they are present at the sites, वेस्कुलर साइट से प्रेजेंट होते हैं. आपकी वेस्कुलर स्मूथ मसल्स के ऊपर जो है अल्फा 1 जो है वो मौजूद होते हैं. अब हम जो है पैराजोसिन, डॉक्साजोसिन, एटेम्सोलिसिन, तीनों ड्रग आपके पास के हैं. दीज थ्री ड्रग्स आर सेलेक्टिव एट अल्फा 1 रिसेप्टर. पैराजोसिन, डॉक्साजोसिन एंड एटेम्सोलिसिन, these drugs are selective at alpha 1 receptor. These drugs do not produce effect on alpha 2 receptors.
बेसिकली दीज ड्रग्स आपके पास जो सिलेक्टिव हैं अल्फा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर, ये करेंगी बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल को डिक्रीज करेंगी, और जब कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी ब्लड वेसल्स के ऊपर मौजूद अल्फा 1 रिसेप्टर्स की, तो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो कि आपके पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स और ब्लड वेसल्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा पेरोल्सिन की वजह से, डोगलसिन की वजह से एंड टेम्सुलोसिन की वजह से। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एजेंट हैं बीटा 1 के ऊपर। आपके पास बेसिकली जो है वो कौन कौन से एजेंट हैं, बीटा 1 के ऊपर एटेनोल एंड मिटोप्रोलॉल जो है वो अफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, एटेनोल एंड मिटोप्रोलॉल, दीज ड्रग्स जो हैं, दीज टू ड्रग्स जो है आपके पास अफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, जो कि क्या है बेसिकली आपके पास बीटा ब्लॉकिंग इफेक्ट है, बीटा ब्लॉकिंग इफेक्ट। प्रोपेनोल और ऑक्सीप्रेनोल भी जो है वो ब्लॉकिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, बीटा 1 के ऊपर भी प्रोड्यूस करता है, बेसिकली बीटा 2 के ऊपर भी प्रोड्यूस करता है अभी। लेकिन एटेनोल और आपके पास जो मिटोप्रोलॉल है, ये दोनों एजेंट आपके जो हैं, एटेनोल जो है बेसिकली आपके पास अल्फा बीटा 1 के लिए बीटा 1 का इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे जब ये बीटा 1 रिसेप्टर्स ब्लॉक होते हैं तो क्या होता है, रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स जो है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये ड्रग्स जो हैं ब्लॉकर्स, दीज ब्लॉकर्स आर यूज इन हाइपरटेंशन। लेकिन हम प्रोपेनोल और ऑक्सीप्रेनोल को हम नहीं यूज़ कर सकते, ख़ास करके अस्थमा के पेशेंट में, बिकॉज ये आपके पास प्रोपेनोल एंड ऑक्सीप्रेनोल ये दोनों जो है बीटा 1 एंड बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करती हैं। बीटा 1 का ब्लॉक होना आपके लिए अफेक्टिव होता है बिकॉज इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स, सो इंडिकेट किया जाता है हाइपरटेंशन में। लेकिन आपके पास प्रोपेनोल एंड ऑक्सीप्रेनोल का ब्लॉकेड ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर प्रॉब्लमेटिक होता है इन एस्थमेटिक पेशेंट, दैट इट कॉज प्रॉब्लम इन एस्थमा इन एस्थमेटिक पेशेंट बिकॉज इट basic effect of beta 2 receptor is relaxation of lungs, or relaxation of smooth muscle of the lung। तो यहाँ पे जब ये बीटा 2 रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो रिलैक्सेशन ऑफ लंग्स नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, कंट्रैक्शन ऑफ लंग्स कॉज करते हैं। तो एस्थमा के पेशेंट में आपके पास ऐसे पेशेंट जो कि एस्थमा के पेशेंट्स हैं या सीओपीडी के पेशेंट हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के पेशेंट हैं, जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के पेशेंट हैं, सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के पेशेंट हैं, उन पेशेंट में हम जो है ये नॉन सिलेक्टिव एजेंट बीटा 1 ब्लॉकर नहीं देते, क्योंकि ये बीटा 2 को भी ब्लॉक कर देते हैं और रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल जो कि आपके पास कहाँ है, लंग्स में, उनको आपके पास कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट प्रॉब्लम में आ जाता है। तो हम इसका कॉम्बिनेशन एस्थमा में नहीं देते। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे हमने ये कंप्लीट कर लिए, इस डायग्राम में मौजूद तमाम जो है वो एंटागोनिस्ट, हमने जो है अल्फा 1 रिसेप्टर के सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट देखे, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर के नॉन सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट देखे, और हमने जो है बीटा 1 रिसेप्टर एंड बीटा 2 रिसेप्टर के बीटा 1 एंड बीटा 2 के नॉन सिलेक्टिव एंड बीटा 1 के सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट देखा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, हमारे पास ये इन शॉर्ट समरी खत्म होती है। नाउ द अल्फा एंटागोनिस्ट आपके पास कौन से हैं, पैराजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन। इनके लिए रिसेप्टर एफिनिटी अल्फा 1 के लिए ज़्यादा रखते हैं एज कम्पेयर टू अल्फा 2। फिनॉक्सीबेंजामीन अल्फा 1 के लिए फिर भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अल्फा 2, एफिनिटी बोथ के लिए है, दोनों को ब्लॉक करेंगे, लेकिन अल्फा 1 के लिए ज़्यादा एफिनिटी रखते हैं एज कम्पेयर टू अल्फा 2। फेंटोलामीन जितनी एफिनिटी, इक्वल एफिनिटी रखता है फॉर बोथ अल्फा 1 एंड अल्फा 2, possess equal affinity for both alpha 1 and alpha 2 receptor sites। योहिम्बीन और आपके पास टोलाजोलिन बेसिकली अल्फा 2 के लिए मोर एफिनिटी रखते हैं, possess more affinity for alpha 2 receptor as compared to alpha 1 receptor। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास बेसिकली इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं, इट इज
अल्फा पोजेस यूहेम्बीन एंड टोलाजोलिन आपके पास बेसिकली पोजेस more affinity for alpha 2 receptor, that is possess more affinity for alpha 2, 2 times more affinity for alpha 2 receptor as compared to alpha 1 receptor. मिक्स्ड एंटागोनिस्ट आपके पास बेसिकली कौन से मिक्स्ड एंटागोनिस्ट में लेबिटोलॉल एंड कार्बिडोलॉल, दीज ड्रग्स जो आपके पास तमाम एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के लिए एफिनिटी रखती हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल देम मिक्स्ड एंटागोनिस्ट. Possess affinity for beta 1 and beta 2, equal affinity for beta 1 and beta 2, but beta 2 affinity is more than the alpha 1 affinity and more than equal to alpha 1 affinity, and it possess more affinity for alpha 1 as compared to alpha 2. यानी आपके पास बीटा 1 और बीटा 2 के लिए इक्वल एफिनिटी रखता है, लेकिन बीटा 2 के लिए ज़्यादा एफिनिटी रखता है अप टू सम एक्सटेंट अल्फा 1 से, लेकिन अल्फा 1 के लिए मोर एफिनिटी रखता है एज कम्पेयर टू अल्फा 2. बीटा एंटागोनिस्ट आपके पास कौन से हैं? मीटोप्रोलॉल, एसिपिटोलॉल, एल्प्रिनोल, ये तमाम जो लॉल की क्लास है, बेसिक एटेनोलॉल, बुटेक्सोलॉल, आपके पास सिलिप्रोलॉल, एस्मोलॉल, नेबिवोलॉल. बेसिकली ये आपके पास जो है, जैसे मैंने पहले आपको डिस्कस किया कि हमारे पास ये जो ड्रग्स हैं ये क्या हैं, बीटा 1 के लिए मोर एफिनिटी रखते हैं, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट एफिनिटी रखते हैं बीटा 2 के लिए. जबकि आपके पास प्रोपेनोलॉल, कैटोलॉल, आपके पास पेनब्यूटोलॉल, पिंडोलॉल और टिमेलॉल, आपके पास बीटा 1 एंड बीटा 2 बोथ इनके लिए एफिनिटी रखते हैं. आपके पास मीटोप्रोलॉल बेसिकली जैसे हमने पहले कहा कि अप टू सम एक्सटेंट सिलेक्टिव होती हैं. मीटोप्रोलॉल, एटेनोलॉल, ये आपके पास जो हैं ये बीटा 1 ब्लॉकर सिलेक्टिव हैं बेसिकली, लेकिन हाई डोजेस के ऊपर ये बीटा 2 को ब्लॉक कर देते हैं. हाई डोजेस के ऊपर ये बीटा 2 को भी ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन हम इन्हें सेलेक्टिव कैटेगरी में रखते हैं. लेकिन प्रोपेनोलॉल और आपके पास कैटोलॉल, पिंडोलॉल, टेमेलॉल, पेनब्यूटोलॉल, इन सबको हम जो है नॉन सेलेक्टिव कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं. That we categorize these again in non-selective category because they possess same affinity for beta 1 and beta 2 receptor. Butaxamine आपके पास जो है possess more affinity for beta 2 receptor as compared to beta 1 receptor. ब्लॉकेड ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर कॉजेस, बेसिकली आपके पास क्या होगा, जब अल्फा 1 रिसेप्टर के ब्लॉकेड होगा तो इनहिबिशन ऑफ अल्फा, जैसे हमने उस डायग्राम में देखा कि अल्फा 1 का क्या काम था, आपके पास स्मूथ मसल्स ही क्या करता था, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है. तो जब हम उसे ब्लॉक कर देंगे तो क्या करेगा, इनहिबिशन ऑफ अल्फा 1 मीडिएट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल एंड वीनस स्मूथ मसल्स. अल्फा 1 सबसे ज़्यादा आपके पास frequent, these alpha 1 receptors are frequently distributed on atrial and venous smooth muscles. That is why when the inhibition of alpha 1 receptor causes the inhibition of contraction of atrial and venous smooth muscles. आपके पास बेसिकली जब अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है तो आपके पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल एंड वीनस स्मूथ मसल्स जो है वो इनहिबिट हो जाती है. That is why we can say that हम इसको easily peripheral vascular contraction को डिक्रीज करने के लिए यूज करते हैं. इनहिबिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अदर स्मूथ मसल, जैसे आपके पास जो है आई है, GIT है, यूरिनरी ब्लैडर है एंड प्रोस्टेट, इनकी कॉन्ट्रैक्शन को भी स्टॉप करने के लिए हम जो है क्या यूज करते हैं, बेसिकली अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स. इनहिबिशन ऑफ इजैकुलेशन इन मेल्स, आपके पास इजैकुलेशन इन मेल्स को इनहिबिट करने के लिए भी अल्फा 1 ब्लॉकर्स यूज करते हैं. अल्फा 2 ब्लॉकर्स क्या कॉज करेंगे, आपको पता है दैट दीस रिसेप्टर आर प्रेजेंट प्री-सिनेप्टिकली और ऑन द प्री-जंक्शनल साइट ऑफ द साइनेप्स. अच्छा जी, इंक्रीज ऑफ सिंपैथेटिक आउटफ्लो फ्रॉम द CNS, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास जो है CNS से ये क्या करते हैं, वेजोमोटर सेंटर, दिस इज वेजोमोटर सेंटर जो कि CNS में मौजूद वेजोमोटर सेंटर है, उसमें ये फ्रीक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर.
तो सिंपैथेटिक आउटफ्लो को ये वैसे क्या करते हैं, नॉर्मली नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल में वर्क करते हैं, लेकिन जब हम इनहिबिटर इसको ब्लॉक कर देते हैं तो बेसिकली इजीली आपके पास जो है क्योंकि नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल जो है वो ब्लॉक हो जाता है और इजीली नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज हो जाता है फ्रॉम द सीएनएस। इंक्रीज सिंपैथेटिक आउटफ्लो ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन और जो है सीएनएस से हो जाता है टू द पेरिफेरी, तो पेरिफेरल रीजन में चला जाता है। इनहिबिट नेगेटिव फीडबैक बेसिकली क्या करता है, इनहिबिट कर देता है नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज, जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज बढ़ जाता है और इंक्रीज इन नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज। These drug inhibit adrenergic responses mediated through a adrenergic receptor। बेसिकली ये तमाम ड्रग्स जो हैं वो इनहिबिट करती हैं एड्रेनर्जिक रिस्पॉन्सेज को, जो कि आपके पास किसके थ्रू मीडिएट होते हैं, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के। तमाम को इनहिबिट करेगी, तमाम एड्रेनर्जिक रिस्पॉन्सेज को इनहिबिट करेगी। यानी आपके जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं, अल्फा एंड बीटा। उन अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है, तो एड्रेनर्जिक आपके पास सिस्टम जो है वो इनहिबिट हो जाता है, सिंपैथोलाइटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। बिकॉज अल्फा 1 रिसेप्टर एक्टिवेशन कॉजेज, बेसिकली आपके पास क्या है, अल्फा 1 रिसेप्टर की एक्टिवेशन क्या कॉज करती है, वैसोकंस्ट्रिक्शन। अल्फा एड्रेनल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देंगे तो आपके पास क्या होगा, डिक्रीज करेगा पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। क्योंकि अल्फा 1 की आपके पास एक्टिवेशन वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करती है, डेट इज वजह हम उसका एंटागोनिस्ट देंगे तो क्या होगा, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन आपके पास डायलेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। मीन बीपी आपके पास जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, विच विल रिजल्ट इन कंपनसेटरी रिस्पॉन्स। आपके पास इसमें रिस्पॉन्स क्या आता है, कंपनसेटरी रिस्पॉन्स क्या आता है अल्फा 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का, तो रिफ्लक्स टैकीकार्डिया, क्योंकि आपका पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, बीपी फॉल हो गया, तो आपके जो बैरो रिसेप्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो जो हैं वो आपके पास है इंडिकेट करते हैं सीएनएस को कि बीपी और जो है पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गई है। डेट इज वाई रिफ्लक्स टैकीकार्डिया कॉज होता है एंड आपके पास जो है सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन कॉज होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा जी, अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट बेसिकली 3 कैटेगरी में हमने अल्फा के रिसेप्टर्स के एंटागोनिस्ट को डिवाइड किया। बेसिकली नॉन सिलेक्टिव में कौन से, जैसे मैंने आपको बताया फेनॉक्सीबेंजामीन एंड फेंटोलामीन। अल्फा 1 सिलेक्टिव में कौन से, पैराजोसिन, टेरोजोसिन, डॉक्साजोसिन आर द मेन, इन तीन, और टेम्सिलोसिन। इन चार को आपने ज़रूरी लाजमी याद करना है, बिकॉज ये फ्रीक्वेंटीज एजेंट्स आर फ्रीक्वेंटली यूज इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस। एंड द अल्फा 2 सिलेक्टिव agent, that is UMBine। हमारे पास कैटेगरी ऑफ ड्रग जो है, कैटेगराइजेशन ऑफ ड्रग आपके पास फार्माकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको ड्रग के नाम याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ड्रग के नाम याद हो, आप कौन सी कैटेगरी में कैटेगराइज हो रहे हैं वो कैटेगरी याद हो, तो आपका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बेसिकली आप उसके थ्रू इजीली बता सकेंगे। तो ये आप अच्छी तरह से याद रख लें कि आपके लिए ड्रग्स के नेम और उसके कैटेगराइजेशन याद करना बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी चैप्टर के हो, आपने कैटेगराइजेशन और विद नेम विद एग्जाम्पल्स आपको याद होनी चाहिए। अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स आपके पास कौन से हैं, फेंटोलामीन एंड फेनॉक्सीबेंजामीन के बारे में बात जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल फेंटोलामीन, फेंटोलामीन आपके पास हम जो केमिकल क्लासिफिकेशन में ये कहाँ कैटेगराइज होते हैं, इमिडाजोलिन डेरिवेटिव है। ये क्या है, बेसिकली फेंटोलामीन इज एन इमिडाजोलिन डेरिवेटिव, नॉन सेलेक्टिव होता है, कॉम्पिटिटिव होता है, आपके पास कॉम्पीट करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन से एड्रेनर्जिक रिसेप्टर साइट एंड शॉर्ट एक्टिंग। बेसिकली गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नॉर्मली हमारे पास जब एड्रेनर्जिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो सिक्रीशंस क्या होती है, डिक्रीज हो जाती हैं। आपके पास जो है रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन क्योंकि एक्टिवेट नहीं होती है, आपके जब एड्रेनर्जिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारे पास गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन डिक्रीज हो जाती हैं। लेकिन जब हम एंटागोनिस्ट देते हैं या ब्लॉकर्स देते हैं तो ये करते हैं इंक्रीज, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स आपके पास क्या करेंगे, इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस।
पेरिफेरल वेसोडाइलेशन कॉज करेंगे बाय मीन्स ऑफ अल्फा 1 ब्लॉक। अल्फा 1 ब्लॉक के थ्रू पेरिफेरल वेसोडाइलेशन कॉज करेंगे, क्योंकि अल्फा रिसेप्टर्स कहाँ मौजूद हैं, वेसल्स में मौजूद थे जो कि कॉन्ट्रैक्शन कर रहे थे। अब जबकि वो ब्लॉक हो गए तो पेरिफेरल वेसोडाइलेशन कॉज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बीपी डिक्रीज, बीपी विद इन 2 मिनट्स के अंदर आपका इसमें बीपी डिक्रीज हो जाता है, जिसका इफेक्ट 10 to 15 मिनट्स तक रहता है। देन आपके पास जो है बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, बैरो रिसेप्टर मीडिएटेड रिफ्लक्स आता है, जो कि आपके पास क्या है, टैकीकार्डिया आएगा, कार्डियक स्टिमुलेशन रिफ्लक्स रहेगा, टैकीकार्डिया। इनहांस न्यूरल रिलीज ऑफ, बेसिक इनहांस न्यूरल रिलीज किस वजह से होता है, नॉरएपिनेफ्रिन का अल्फा 2 की वजह से, जिसकी वजह से इंक्रीज करता है हार्ट रेट एंड बेसिकली आपके पास क्या है, कार्डियक आउटपुट, जिसकी वजह से हम जो है अब क्या हो रहा है, अब आप देख सकते हैं कि नॉन सिलेक्टिव क्या करें, अल्फा 1 के थ्रू एक जगह वेसोडाइलेशन कॉज करें, दूसरी तरफ वो आपके पास क्या करें, रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन को बढ़ा भी रहे, हार्ट रेट एक तरफ डिक्रीज हो रहा है, एक तरफ आपके पास जो है क्योंकि बैरो रिसेप्टर्स जो कि कहाँ मौजूद है, वेसल्स के अंदर मौजूद है, जो कि प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं, आपके पास वो डिटेक्शन क्या देंगे कि प्रेशर डिक्रीज हो गया, अब जो है रिफ्लक्स में टैकीकार्डिया होगा। दूसरी तरफ इसने अल्फा 2 ब्लॉकर्स ने क्या किया, नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज बढ़ा दिया, तो टैकीकार्डिया और हो रहा था बेसिकली, तो हार्ट रेट ये भी बढ़ा देंगे, तो आपकी नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज करवा रहे हैं, इट इज़ वाई आपके पास जो है वो डिसरिथमिया कॉज होने लगता है, एंजाइना एंड डिसरिथमिया इस कंडीशन में। क्लिनिकली यूज इन एक्यूट हाइपरटेंशन एमरजेंसीज, बेसिकली आपके पास जो है ये एक्यूट हाइपरटेंशन एमरजेंसीज में यूज होता है, फियोक्रोसाइटोमा में यूज किया जाता है, लोकल वेसोकंस्ट्रिक्टर है, बेसिकली आपके पास क्या है, ये लोकल वेसोकंस्ट्रिक्टर है, और लोकल वेसोकंस्ट्रिक्टर ओवरडोज के अंदर छोड़ दिया जाता है। क्लिनिकल यूज बेसिकली एक्यूट हाइपरटेंशन एमरजेंसीज के अंदर हम इन्हें देते हैं, और फियोक्रोसाइटोमा की कंडीशन में देते हैं बेसिकली, और लोकल वेसोकंस्ट्रिक्टर ओवरडोज के अंदर देते हैं। आपके पास लोकल वेसोकंस्ट्रिक्शन ओवरडोज का क्या होता है कि आपके पास जो लोकली अप्लाई किया जाता है वेसोकंस्ट्रिक्टर, वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेसल्स कॉज करता है, तो ओवरडोज की कंडीशन के अंदर हम इसके जो है वेसल्स बहुत देर तक के कॉन्ट्रैक्ट रहती हैं, तो प्रॉब्लम करती हैं उस एरिया की हीलिंग में, तो हम उसको आपके पास जो है लोकल वेसोकंस्ट्रिक्टर ओवरडोज को ओवरकम करने के लिए भी हम जो है फेंटोनिलमीन देते हैं, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के में देते हैं विद पेपावरीन। पेपावरीन आपके पास एक ड्रग है जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में इसमें बेसिकली दिया जाता है पेपावरीन के साथ। ऑल्सो इनहिबिट द रिस्पॉन्सेज ऑफ बेसिकली आपके पास जब अल्फा या अल्फा 2 रिसेप्टर बेसिकली जब इनहिबिट हो जाते हैं वेसोमोटर सेंटर से, तो बेसिकली आपके पास जो है सीरोटोनिन का रिस्पॉन्स इनहिबिट हो जाता है, इनहिबिट रिस्पॉन्सेस टू सेरोटोनिन, सेरोटोनिन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है क्योंकि आपके पास कैटेकोलामीन है, एंड मे बी एगॉन में। अच्छा, इसके अलावा ये आप कह सकते हैं कि जैसे इसके इफेक्ट आते हैं, ये कह सकते हैं मे बी एन एगोनिस्ट एट मस्कुलिनिक रिसेप्टर, ये मस्कुलिनिक रिसेप्टर साइट के ऊपर एज एन एगोनिस्ट भी वर्क करता है, जैसे इसके इफेक्ट्स आ रहे हैं। एंड अल्फा H1 रिसेप्टर आपके पास एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस को बेसिकली इंडिकेट करते हैं, जबकि H2 की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो GI सिक्रीशंस के साथ है, तो आपके पास H1 फॉर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस के लिए, और H2 रिसेप्टर्स आपके पास बेसिकली जो है वो क्या है, आपके पास ये सिक्रीशंस कॉज करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ये एगोनस इफेक्ट यानी सिक्रीशंस को बढ़ाएगा, और आपके पास एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन को क्या करेगा, कम करेगा। हैज़ लिमिटेड एब्जॉर्प्शन आफ्टर ओरल, आपके पास लिमिटेड एब्जॉर्प्शन होती है इसकी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, पीक कंसंट्रेशन जो है विद इन आपके पास आर आ जाती है, क्योंकि आपके पास बेसिकली क्या है, ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, द शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, तो आपके पास जो है पीक कंसंट्रेशन विद इन आर आ जाती है आफ्टर ओरल एब्जॉर्प्शन के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। टी हाफ इसकी बेसिकली जो है वो 5 to 7 आवर्स है। एडवर्स इफेक्ट में आपके पास आईवी रिलेटेड, अगर हम इसे आईवी एडमिनिस्टर करें तो कार्डियक स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा कॉज होगी, जैसे हमने पढ़ा कि आपने इनिशियली पढ़ा कि अल्फा 1 के थ्रू ये जो है बेसिकली पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को डिक्रीज करता है, अल्फा 2 के थ्रू हार्ट रेट बढ़ा देता है, तो कार्डियक स्टिमुलेशन कॉज करता है आपके पास, अगर ब्लड में दे दिया जाए तो आप कार्डियक स्टिमुलेशन कॉज करेगा, विच में कॉज सीवियर टैकीकार्डिया, क्योंकि टैकीकार्डिया क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ से रिफ्लक्स टैकीकार्डिया अलग जनरेट होगा और हार्ट रेट क्योंकि यहाँ बढ़ रहा है, टैकीकार्डिया कॉज करेगा।
एरिथमिया टैकीकार्डिया की एडवर्स आपके पास और वर्स कंडीशन है एरिथमिया। एरिथमिया आपके पास जो है वो इससे ज़्यादा वर्स कंडीशन है मायोकार्डियल इस्कीमिया, यानी इतने ज़्यादा मसल्स हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि उनको जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी होती है वो फुल यूज़ कर लेते हैं और ऑक्सीजन सप्लाई उनकी जो है उस कॉन्ट्रैक्शन में डिक्रीज हो जाती है, तो वो इस्कीमिया में चला जाता है, मायोकार्डियल इस्कीमिया। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली आपके पास इंक्लूड टैकीकार्डिया होता है, नेजल कंजेशन एंड हेडेक। अच्छा जी, टोलाजोलिन आपके पास बेसिकली सिमिलर होती है फेंटोलामीन से, लेकिन टोलाजोलिन के पास जो है वेरी लिमिटेड क्लिनिकल एप्लीकेशन है बिकॉज ये यूज आपके पास सिर्फ एक ही जगह एक ही पर्पज के यूज की जाती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए पल्मोनरी हाइपरटेंशन में यूज की जाती है। बेसिकली वो कंडीशन है जिसमें आपके पास ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है आर्टरीज के अंदर, लंग्स की आर्टरीज के अंदर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। बेसिकली ये न्यूनेट्स के अंदर या आपके पास इन्फेंट्स के अंदर यूज़ की जाती है जो कि रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के साथ पैदा होते हैं, जो बेसिकली रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के साथ बॉर्न होते हैं, उनके अंदर जो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन को ओवरकम करने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि जो आपकी ब्लड वेसल्स आर्टरीज मौजूद हैं लंग्स रीजन में वो डायलेट की जा सके। इट एफिकेसी आपके पास से इसकी एफिकेसी फिर भी डाउटफुल है, दैट इज व्हाई दिस ड्रग इज रेयरली यूज, ज़्यादातर इसे हम यूज नहीं करते। फिनॉक्सीबेंजामीन थर्ड एजेंट, ये बेसिकली अल्काइलेटिंग एजेंट है, दिस इज अ अल्काइलेटिंग एजेंट, ये अल्काइलेशन कॉज करता है। नॉन सिलेक्टिव है आपके पास फिनॉक्सीबेंजामीन, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि फिनॉक्सीबेंजामीन फेंटोलामीन बेसिक दीज एजेंट आर नॉन सिलेक्टिव। इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल कैटेगरी नहीं, ये इरिवर्स, जब आपके पास जो है ब्लॉकिंग साइट अल्काइलेट हो जाती है, मीन के देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ अल्काइल ग्रुप, हो जाता है, तो ये जो आपके पास जो है इरिवर्सिबल ये इरिवर्सिबल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मीन कि जब तक आपके पास वो रिसेप्टर साइट्स की लाइफ है, जब तक वो आपके पास जो है वो ब्लॉक ही रहेंगे, इरिवर्सिबल इफेक्ट। नेक्स्ट जब वो न्यू रिसेप्टर साइट प्रोड्यूस होंगे, जब तक के आपके पास जो आपके रिसेप्टर साइट है वो ब्लॉक रहेंगे, तो इरिवर्सिबल ब्लॉकेड कॉज करेगा शॉर्ट टर्म। इरिवर्सिबल शॉर्ट टर्म ब्लॉकेड बेसिकली आपके पास कॉज करता है इन फियोक्रोसाइटोमा, जिसमें मेजरली ये यूज होता है फियोक्रोसाइटोमा के अंदर, बट लॉन्ग ड्यूरेशन इन अदर कंडीशन में बेसिकली आपके पास जो है लॉन्ग इरिवर्सिबल इफेक्ट जो है इसका लॉन्ग ड्यूरेशन में हो जाता है, बाकी तमाम कंडीशंस के अंदर इट इज 14 to 48 आवर्स से ज़्यादा हो जाता है। The drugs also inhibit reuptake of released norepinephrine, बेसिकली आपके पास जो है ये आप इसका एक और इफेक्ट क्या है कि इनहिबिट करता है रीअपटेक ऑफ रिलीज नॉन, ऐसे मैंने आपसे कहा कि ये जो है नॉन सिलेक्टिव है, तो आपके पास इनहिबिट कर रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन का जो रिलीज हो चुका होता है प्री साइनेप्टिक एरिया से एड्रेनर्जिक नर्व, प्री साइनेप्टिक एड्रेनर्जिक नर्व टर्मिनल से वहाँ पर नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है ना, वहाँ से उसके रीअपटेक को इनहिबिट कर देता है। फिनॉक्सीबेंजामीन ना सिर्फ आपके रीअपटेक को इनहिबिट करता है, बल्कि फिनॉक्सीबेंजामीन ब्लॉक करता है H1 रिसेप्टर साइट को, एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक कर देता है, और सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को भी आपके पास ये ब्लॉक करता है। अच्छा जी, अब आपके पास एटेन्यूएट करता है कैथकोलामीन इंड्यूस्ड वैसोकंस्ट्रिक्शन को। आपके पास जितने भी कैथकोलामीन इंड्यूस्ड वैसोकंस्ट्रिक्शन है उनमें थोड़ी सी चेंजेस आती है, आपके कॉजेज रिलेटिव लिटिल फॉल, ज़्यादातर आपके पास जो है वो लिटिल फॉल इन ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि बेसिकली आपके पास ज़्यादा फॉल क्यों नहीं हो रहा ब्लड प्रेशर में, या पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन कॉज कर रहा है। जब आपके पास रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन को इनहिबिट कर देगा, तो आपके पास जैसे हमारे पास क्या था अल्फा 2 रिसेप्टर्स का की वजह से क्या होता है रिलीज बढ़ रहा था, इसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है रीअपटेक ना होने की वजह से नॉरएपिनेफ्रिन का इफेक्ट साइनेप्टिक एरिया पे बढ़ जाता है। रीअपटेक क्या होगी, इनहिबिट हो गई ना, रीअपटेक जब इनहिबिट हो जाती है तो नॉरएपिनेफ्रिन का इफेक्ट ऑन द साइनेप्टिक एरिया इनहांस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है कि कैथकोलामीन इंड्यूस्ड वैसोकंस्ट्रिक्शन प्रॉपर्ली कॉज, यानी कि एटेन्यूएट्स अप टू सम एक्सटेंट चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा जी,
बेसिकली लिटिल फॉल इन ब्लड प्रेशर क्यों, क्योंकि आपके पास जो है वो भी इन नॉर्मल सुपाइन इंडिविजुअल्स में कॉज होता है। एज सच ये कॉज नहीं करता क्योंकि आपके रीअपटेक को इनहिबिट कर रहा है। लेकिन आपके पास एज सच अल्फा 2 की तरह बहुत ज़्यादा रिलीज नहीं करने होने देता। जैसे अल्फा 2 ब्लॉकेज वैसे आपके पास नॉरेपिनेफ्रिन रिलीज होता है, उतना रिलीज नहीं होने देता। इसलिए आपके पास जो है टैकीकार्डिया जैसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो एज कम्पेयर टू आपके जो है फेंटोलामीन की तरह नहीं प्रोड्यूस करता फेनॉक्सीबेंजामीन। कार्डियक आउटपुट में भी इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्स इफेक्ट एंड बिकॉज ऑफ सम ब्लॉकेड ऑफ प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर्स की सम ब्लॉकेड। आपके पास जो है सम ब्लॉकेड की वजह से अल्फा 2 रिसेप्टर की, ज़्यादातर नहीं, आपके पास कुछ ब्लॉकेड देता है अल्फा 2 जैसे प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर साइट्स के ऊपर इन कार्डिक सिंपैथेटिक नर्व। तो इसकी वजह से आपके पास क्योंकि बहुत ज़्यादा एफिनिटी नहीं रखता अल्फा 2 के लिए, इसलिए आपके पास जो है कार्डियक आउटपुट जो है एज सच एज कम्पेयर टू फेंटोलामीन इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता। अच्छा जी, ओरली एब्जॉर्ब होता है लेकिन बायोअवेलेबिलिटी डिक्रीज है इसकी। एडवर्स इफेक्ट में आपके पास पोस्चुरल हाइपोटेंशन। पोस्चुरल हाइपोटेंशन क्या है कि आपके पास बेसिकली डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर बाय द चेंजेस ऑफ पोजीशन। आपके पास जैसे जैसे पोजीशन, जैसे आप खड़े होंगे तो एकदम आपके पास ब्लड प्रेशर के चेंजेस आते हैं, बैठ के एकदम जैसे लगता है कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो ये आपके पास पोजीशन चेंज करने के साथ जो है ब्लड प्रेशर का डिक्रीज पोस्चुरल हाइपोटेंशन कहलाता है। टैकीकार्डिया कॉज करता है जो रिफ्लक्स इफेक्ट की वजह से हो रहा है, और आपके पास रिलीज ऑफ इनहिबिशन ऑफ नॉरेपिनेफ्रिन की रिलीज की वजह से हो रहा है, और आपको सम एक्सटेंट प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर साइट्स की वजह से हो रहा है। फटीग कॉज होती है क्योंकि इनहिबिशन कॉज कर रहा है बेसिकली आपके पास कहाँ, सेरोटोनिन रिसेप्टर साइट्स के ऊपर इनहिबिट कर रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे फटीग सेडेशन कॉज करेगा और नॉर्जिया प्रोड्यूस करेगा। पैरोज़ोसिन जो कि आपके पास क्या है, सिलेक्टिव अल्फा 1 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है। पैरोज़ोसिन आपके पास क्या है, पिप्राज़िनाइल क्विनाज़ोलिन डेरिवेटिव है। पिप्राज़िनाइल क्विनाज़ोलिन आपके पास बेसिकली ये केमिकल क्लासिफिकेशन है, ये इतना याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होनी चाहिए। प्रोटोटाइप आपके पास बेसिकली प्रोटोटिपिकल A1 सिलेक्टिव ब्लॉकर है। प्रोटोटिपिकल एजेंट का मतलब ये है कि आपके पास जो ये तमाम क्वालिटीज रखते हैं वही तमाम एजेंट बाकी भी रखते हैं। अदर इन जिसमें आपके पास जो है बाकी एजेंट्स कौन से, डॉक्सोसिन, टेरोज़ोसिन, टेम्सुलोसिन, आपके पास जो है ये तमाम एजेंट इसके साथ हैं जो इसी की तरह की प्रॉपर्टीज रखते हैं। लेस रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, इसमें आपके पास रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया क्या है, कम है क्योंकि नॉन सेलेक्टिव आपके पास जो है वो दूसरे रिसेप्टर अल्फा 2 जो है वो एक्टिवेट नहीं हो रहा, बिकॉज नॉन एपिनेफ्रीन फीडबैक मैकेनिज्म इज इंटैक्ट, अपनी जगह पे इंटैक्ट है। अल्फा 2 मीडिएटेड नॉन एपिनेफ्रीन फीडबैक मैकेनिज्म है वो अपनी जगह पे क्या है, इंटैक्ट है, इसलिए टैकीकार्डिया लेस प्रोड्यूस होता है। बट पोस्चुरल हाइपोटेंशन अकर्स, यहाँ पे पोस्चुरल हाइपोटेंशन होती है क्योंकि आपके पास पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, इसलिए पोस्चुरल हाइपोटेंशन कॉज करता है। 50% ऑफ द ड्रग इज अवेलेबल आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, आपके पास 50% ड्रग जो है वो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन का 50% ड्रग अवेलेबल होती है, मीन के बायो अवेलेबल होती है। इसमें से आपके पास टी हाफ इसकी क्या है, 3 आवर्स। फर्स्ट डोज सिंकोप मीन्स आपके पास जो है वो क्या होता है, मार्क्ड हाइपोटेंशन कॉज होती है। फर्स्ट डोज लेने के बाद एकदम हाइपोटेंशन में पेशेंट आ जाता है। बेसिकली फर्स्ट डोज में आप जो है पेशेंट को प्रॉपरली फर्स्ट डोज के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनको जो है प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, जिस और ख़ास करके उन लोगों में जो कि वॉल्यूम और सॉल्ट डिप्लीटेड पीपल्स होते हैं उनके अंदर जो है वो सिंकोप का प्रॉब्लम ज़्यादा प्रोड्यूस होता है फर्स्ट डोज इफेक्ट के साथ। क्लिनिकल यूज आपके पास बेसिकली माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में दी जाती है, जिनको उन पेशेंट को ज़्यादातर जहाँ पे हाइपरटेंशन बेसिकली पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस की वजह से हो रही है। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में भी ये दिया जाता है बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोस्टेट को कंट्रोल करता है, डिक्रीज करता है। टेम्सुलोसिन आपके पास क्या है, सिलेक्टिव इनहिबिटर है सब टाइप ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर। सिलेक्टिव इनहिबिटर बेसिकली अल्फा 1 रिसेप्टर की सब टाइप के लिए सिलेक्टिव है, जैसे ये है आपके पास
बेसिकली और ख़ास करके उन अल्फ़ा रिसेप्टर टाइप 1A सब टाइप ए, अल्फ़ा 1 की सब टाइप ए के लिए मोर सेलेक्टिव है। दैट इज़ वाई ये बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के अंदर BPH बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के अंदर ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये आपके पास अल्फ़ा 1A के लिए ज़्यादा सिलेक्टिव है जो कि प्रोस्टेट में मौजूद है, इसलिए आपके पास इसका अफेक्ट टुवर्ड द ब्लड वेसल इज डिक्रीज। दैट इज़ वाई द अफेक्ट ऑफ द टेम्सिलोसिन टुवर्ड द ब्लड वेसल इज डिक्रीज। तो यहाँ पे आपके पास जो है ये BPH में दिया जाता है। तो आपके पास क्योंकि ब्लड वेसल्स की तरफ इसका अफेक्ट डिक्रीज है, इसी वजह से जो है आपके पास पोस्टुरल हाइपोटेंशन क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। This drug have high bioavailability and long half-life, that is of 9 to 15 hours. It possesses 9 to 15 hours half-life. It is metabolized extensively आपके पास, लेकिन ये मेटाबोलाइज होता है लिवर के अंदर। टेरोडोसिन आपके पास है अनदर रिवर्सिबल, दिस रिवर्सिबल अल्फा 1 सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट है जो कि इफेक्टिव होता है हाइपरटेंशन के अंदर, और आपके पास जो है फॉर मेंस के अंदर भी यूज होता है विद यूरिनरी सिम्टम्स जो कि आपके पास क्या है ब्रेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया की वजह से एसोसिएटेड है। इसमें बेसिकली आपके पास क्या है यूरिन प्रॉपरली जो है वो क्योंकि हाइपरप्लेजिया क्या करते हैं, ब्रेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया की वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो हाइपरप्लास्टिक हो जाता है। मीन हाइपरप्लास्टिक का मतलब क्या है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो ओवर ग्रो कर जाता है, जिसकी वजह से वो यूरिनरी ब्लैडर को जो है वो प्रेस कर रहा होता है, प्रॉपर्ली आपके पास जो है प्रेस कर रहा होता है, तो प्रॉपर यूरिनरी स्टोरेज नहीं हो रहा होता, और फिर इन को आपके पास जो है यूरिनरी ब्लैडर की जो है वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ यूरिनेशन जो है वो ख़त्म होने लगता है। तो इस कंडीशन में जो है वो मेंस में यूज़ किया जाता है जहाँ जिन पेशेंट्स को BPH का प्रॉब्लम होता है। टेरोसिन आपके पोजेस हाई बायोअवेलेबिलिटी बट एक्सटेंसिवली आपके पास लिवर मेटाबोलाइज होता है। ये जो जहाँ पे मेटाबोलाइज होती हैं, तो अगर आपके पास जो दोनों ड्रग्स जो कि लिवर में मेटाबोलाइज हो रही हैं, उन पेशेंट्स को जो कि लिवर कॉम्प्रोमाइज है, मीन्स के जिनको लिवर की डिजीज़ है कोई, या कोई ऐसी ड्रग दी जा रही है जो कि बेसिकली आपके पास लिवर एंजाइम इनहिबिटर, तो उस कंडीशन के अंदर इन ड्रग्स का इफेक्ट जो है वो और प्रोलॉन्ग हो जाता है, तो उसको डोज मॉनिटर की जाए इन ड्रग्स की। अच्छा, मेटाबोलाइज इन लिवर ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ आपके पास जो ड्रग है वो अनचेंज ड्रग एक्सक्रीट आउट होती है यूरिन के, एक्सक्रीटेड आउट इन यूरिन, और हाफ लाइफ ऑफ टेरोसिन आपके पास क्या है 9 to 12 आवर्स। Doxorubicin is efficacious in the treatment of hypertension, में भी efficacious है, BPH में भी efficacious है। It differs from Berocin and Terocin because for having a long half life, that is 22 hours. इससे पहले हमने जो तीनों एजेंट पढ़े उनकी हाफ लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कि डॉक्सोरोसिन की हाफ लाइफ, that is 22 hours. इट हैज़ आपके पास बायोअवेलेबिलिटी लेकिन मॉडरेट है, इसकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी बायोअवेलेबिलिटी जो है वो डिक्रीज है। एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होती है आपके पास जो है वेरी लिटिल पेरेंट आपके पास ड्रग जो है वो यूरिन और फीसेस के अंदर, पेरेंट ड्रग मीन्स के अनचेंज ड्रग बहुत कम ही जो है फीसेस और यूरिन के अंदर रिलीज होती है। इसके जो मेटाबोलाइट बनते हैं वो एक्टिव मेटाबोलाइट बनते हैं, लेकिन जो ये एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं वो इसके अफेक्ट में यानी कि हाइपरटेंशन BPH के अफेक्ट में कंट्रीब्यूटिंग नहीं है। ऑलरेडी मेटाबोलाइट्स एक्टिव हैं, लेकिन जो उनका अफेक्ट है वो हाइपरटेंशन और BPH के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं, यानी उनके उसमें हाइपरटेंशन या BPH की कंडीशन को इम्प्रूव नहीं करते जैसे एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं। अल्फा 2 सेलेक्टिव जो आपके पास ओनली वन एजेंट है यूहिम्बीन, अल्फा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर यूहिम्बीन, ये आपके पास इंडोल अल्कलॉइड यानी केमिकल क्लासिफिकेशन है, इंडोल अल्कलॉइड डेरिवेटिव है, एंटागोनाइज करता है अल्फा 2 रिसेप्टर को जो कि प्री जंक्शन रिसेप्टर साइट इन CNS में मौजूद होता है। जब ये ब्लॉक हो जाती हैं क्योंकि आपके पास अल्फा 2 जो प्री जंक्शन रिसेप्टर साइट पे प्री जंक्शनल रिसेप्टर एरिया पे मौजूद, प्री जंक्शनल एरिया से मौजूद होता है, वो आपके पास बेसिकली नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल मॉनिटर करता है। जब ये ब्लॉक हो जाता है तो सिंपैथेटिक आउटफ्लो आपका बढ़ जाता है, मीन्स के नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज एनहांस हो जाता है। क्लिनिकल यूजेस में आपके पास पोस्टुरल हाइपोटेंशन में ये यूज होते हैं क्योंकि जब अल्फा 2 को ब्लॉक करेंगे तो नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ जाएगा, तो आपका पोस्टुरल हाइपोटेंशन जो है वो रिकवर हो जाएगा।
इम्पोर्टेंस के अंदर यूज़ किया जाता है। कैन एब्रप्टली रिवर्स, बेसिकली आपके पास जो एकदम जो है वो रिवर्स कर सकते हैं एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट ऑफ एन अल्फा 2 एड्रेनल रिसेप्टर एगोनिस्ट। जो आपके पास जो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट कौन सा, क्लोनिडीन का यूज़ कर रहे थे ना हम, अल्फा 2 को ब्लॉक करते थे हम ताकि नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को डिक्रीज किया जा सके। तो आपका जो है फौरन ये रिवर्स कर देता है एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट ऑफ अल्फा 2 एगोनिस्ट दैट इज क्लोनिडीन। जो कि आपके पास अब पोटेंशियल सीरियस एडवर्स ड्रग इंटरेक्शन, जैसे अगर क्लोनिडीन दी जा रही है तो साथ में यूहेम्बीन कभी ना दी जाए, अदरवाइज आपके पास जो है वो जो है एकदम फॉल इन ब्लड प्रेशर को, बेसिकली हाइपरटेंशन के पेशेंट में एकदम राइज ब्लड प्रेशर कॉज होगा, क्योंकि ये ब्लॉकर है और नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज को बढ़ा देगा।